दोस्तों, जिस अरावली पर्वत को लेकर पूरे देश में संघर्ष हो रहा है, उसी अरावली पर्वत पे लगभग 450 से 500 सिर्फ तेंदुए रहते हैं। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 35,000 से 50,000 नीलगाय रहती हैं। इसी अरावली पर्वत पर सांभर हिरणों की संख्या लगभग 6,000 से 8,000 है। इसी अरावली पर्वत पर चीतल हिरणों की संख्या लगभग 12,000 से 15,000 है। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 20,000 से 30,000 जंगली सुअर रहते हैं। इसी अरावली पर्वत पे भारतीय भेड़िए जो विलुप्त श्रेणी में आ रहे हैं, उनकी संख्या भी 300 से 400 है। इसी अरावली पर्वत पे सियार की संख्या लगभग 8,000 से 10,000 है। दोस्तों, इसी खूबसूरत अरावली पर्वत पे लगभग 700 से 900 भालू हैं जो विलुप्त श्रेणी में जा रहे हैं। इसी अरावली पर्वत पे दुर्लभ बिल्लियों की संख्या भी 30 से 50 है जो कभी कभी देखी जाती हैं। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 10,000 शाही हैं। आप कभी देखे होंगे, कांटा वगैरह इसमें खूब रहता है। इनकी संख्या भी 10,000 है। जमीन के अंदर ही अपना घर बनाते हैं। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 300 से अधिक पक्षियों का बसेरा है। 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। लाखों पक्षियां रहते हैं। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 50,000 से अधिक मोर है। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 400 से 600 विलुप्त श्रेणी के गिद्ध हैं, विलुप्त श्रेणी के गिद्ध हैं। इसी अरावली पर्वत पे चील, बाज, उल्लू अधिक से अधिक संख्या में रहते हैं। इसी अरावली पर्वत पे लगभग 60 से अधिक सरीसृप, लगभग 40 से अधिक प्रजातियां सांप की हैं और लगभग छिपकलियों की 25 से अधिक प्रजातियां, लाखों की संख्या में 25 अलग अलग प्रजातियों की छिपकलियां हैं और 5 से 6 प्रजातियों के यहां कछुए हैं और लगभग 120 से अधिक प्रजातियों के तितली, मधुमक्खी, चींटी, बिटल लाखों की संख्या में है। लेकिन अगर इस पर्वत को नष्ट किया जाएगा, इस पर्वत को खत्म किया जाएगा, तो इन सब की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। तेंदुए इंसानों की तरफ बढ़ने लगेंगे, उधर अगल बगल के क्षेत्रों में बढ़ने लगेंगे, जिससे इंसानों को खतरा होगा। पक्षी खत्म होंगे, पर्यावरण संतुलन खराब होगा, क्योंकि पहाड़ हटेंगे, पेड़ हटेंगे, वहां सीमेंट आएगा, तो पक्षी अपना निवास नहीं कर पाएंगे। पानी की स्थिति लगभग 50% पे चली जाएगी। अगर पेड़ पर्वत काटे गए, हटाए गए, तो पानी जो है भूमि संरक्षण नहीं होगा और बहुत कम हो जाएगा। और इंसान जो है वो दुर्लभ जीवों में चला जाएगा। इंसान मरने लगेगा, सांस, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। दिल्ली में क्या स्थिति है पर्यावरण की, उसका एक बहुत बड़ा, उसको रोकने का जितना है उतना ही रखने का अरावली बहुत बड़ा कारण है। अगर दिल्ली में अरावली पर्वत हटा दिया जाए तो दिल्ली में आदमी नहीं रहेंगे, दिल्ली राजधानी खत्म हो जाएगी और बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। इस पूरे वीडियो में मैंने अरावली के पूरे पार्ट को बहुत आसान शब्दों में समझाया है कि विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों इसको तोड़ने और काटने की परंपरा शुरू होने लगी, क्यों अचानक ये इतना उछल गया, क्या है पूरा विवाद, क्या कहते हैं पर्यावरण मंत्री, क्या कहता है सरकार का एक भाग जो इसके पक्ष में है। और आप हैरान होंगे, सरकार का एक और पार्ट है जो ये कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए। दोनों को बहुत विस्तार से समझाया हूं। इसमें सरकार के ही दो अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कटना चाहिए, एक कह रहा है नहीं कटना चाहिए। इसको भी मैंने बहुत विस्तार से इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं शुरू करता हूं, यह मामला कहां से शुरू हुआ। आसान शब्दों में बताऊंगा, बहुत कम समय लूंगा, 5 मिनट और बचे हैं। देख लीजिए, पूरे अरावली मामले को समझ जाएंगे। देखिए, यह मामला शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अदालत का कहना है कि अभी अरावली पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि वो किसको पहाड़ी मानेंगे और किस पे खनन की इजाजत देंगे। मतलब अरावली को लेकर बार बार एक्टिविस्ट जो है वो कोर्ट में जाते रहते थे, कहते थे यहां खनन हो रहा है, वहां खनन हो रहा है, यहां अवैध खनन हो रहा है। जब कोर्ट के पास मामला जाता था तो सरकारें कहती थी कि हमने परमिशन दे रखा है। तो कोर्ट ने सरकार को कहा कि भाई कोई एक ऐसी परिभाषा विकसित करो कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई पर्यावरण प्रेमी हमारे पास आए तो हम उसको बता सके नहीं नहीं भाई ये खनन का एरिया है, ये नहीं है, यहां पे अवैध खनन है, इसको तुरंत गिरफ्तार करो, जेल भेजो, इस पे जुर्माना लगाओ। कोर्ट ने यही सरकार से कहा था। उसके बाद क्या होता है जब बताता हूं। इसी पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, अब उन्हीं पर विवाद हो रहा है। ये जो कमेटी बनी, इसी ने
ने सिफारिश की, क्या सिफारिश की आगे बताता हूं। इस सिफारिश में लिखा है कि किसी एक या उससे ज्यादा पहाड़ों में 100 मीटर से ज्यादा, ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे इलाकों को अरावली रेंज माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर एक को पहाड़ है तो उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, ऐसे मामलों में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज माना जाएगा और वहां किसी भी प्रकार की खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं 1 मिनट के लिए पहाड़ बता देता हूं, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहां पर अगर ये 100 मीटर है और 100 मीटर से ये ऊपर है, 101 है, समझ रहे हैं, तो ये पहाड़ माना जाएगा। और इससे जो 500 मीटर का एरिया है वो भी पहाड़ माना जाएगा, सरकार इसको सुरक्षित करेगी। लेकिन गलती से अगर ये 99 मीटर निकल गया तो इसको जो है खनन माफिया को दिया जा सकता है। यहां पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन सकता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग सकती है, सीमेंट बनाने के लिए माल निकाला जा सकता है, चांदी निकाला जा सकता है, पत्थर का चीना चूर चूर किया जा सकता है, बंजर बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं, यह परिभाषा गठित की गई। अब आप समझ गए होंगे, कोर्ट ने कहा कि इस परिभाषा को मान लिया और इसके बाद से इन सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा इस पहाड़ों की परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे, वह सस्टेनेबल माइनिंग हो सकेगी। और सस्टेनेबल माइनिंग ऐसी खनन प्रक्रिया है जिससे खनिज निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें पर्यावरण, पानी, जंगल के लोगों की जिंदगी को स्थायी रूप से नुकसान ना हो। मतलब कोर्ट ने कहा कि जो इस रेंज में नहीं आएगा, 100 मीटर से जो नीचे होगा, वहां पर आप सस्टेनेबल माइनिंग कर लीजिए। मतलब माइनिंग हो सकती है वहां पर और वहां के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अब यह समझिए कि किसी का घर आप तोड़ेंगे, माइनिंग मतलब आप खोदेंगे, उसके अंदर शाही रह रहा है, हिरन रह रहा है, भालू रह रहा है, आदमी रह रहा है, जंगली लोग रह रहे हैं, तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? तो कहां से आया सस्टेनेबल पार्ट, कहां से आया सस्टेनेबल माइनिंग? किसी का घर तोड़ेंगे और कहेंगे ठीक से काट रहे हैं, किसी का हाथ काटेंगे कहेंगे आराम से काट रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये भगवान जाने, कोर्ट जाने ये कैसे हुआ। लेकिन मैंने बताया ना शुरुआत में कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है जो ये कह रहा है 100 मीटर का हिसाब किताब होना चाहिए, 100 मीटर से नीचे जो है वो पहाड़ नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से 100 मीटर से जो नीचे है वहां पर माइनिंग हो सकती है, 100 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ हैं, ये गवर्नमेंट के हिसाब से। मतलब अगर वो कभी हो सकता है भविष्य में इतने दिन और कुछ दिन रह जाएं तो ये कहेंगे नहीं 5 फुट से नीचे वाले लोग जो है वो आदमी नहीं रहेंगे, 5 से ऊपर वाले जो है वो आदमी आएंगे। इसमें पता नहीं कितने मुख्यमंत्री उंत्री निपट जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें इसको ये समझिए कि इसी का सरकार का दूसरा पार्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं FSI, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये भारत सरकार का ही पार्ट है। भारत सरकार का ये वो हिस्सा है जो भारतीय क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, वहां ये सर्वेक्षण करता है। सरकार का ही एक पार्ट है। ये कह रहा है वहां 100 मीटर वाला नियम नहीं, 30 मीटर वाला नियम होना चाहिए, 20 मीटर वाला नियम होना चाहिए। और इस नियम को सरकार ने अनदेखा कर दिया, पहले इसी से सर्वे कराया। कौन है इसके पीछे, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन 20 मीटर से 100 मीटर तक ले गए हैं, ये एक जांच का विषय होना चाहिए। किसके लिए यह जमीन तैयार की जा रही है, किसको खोदने को दिया जा रहा है, क्या करने के लिए दिया जा रहा है, यह आपको सोचना और समझना पड़ेगा। सरकार का ही एक हिस्सा कह रहा है, जो हिस्सा कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। इस सर्वे में जो अक्टूबर 2024 में हुआ दोस्तों, इस सर्वे में कहा गया है कि 15 जिले में अरावली क्षेत्र में कुल 1281 पहाड़ियां हैं। सर्वे का रिपोर्ट बता रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं। इसमें कहा गया है इसमें 1048 पहाड़ हैं, यानी लगभग 8.7 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी 100 मीटर से ऊंचाई अधिक है। समझ रहे हैं? 8.7%। मात्र इसमें 12,081 पहाड़ हैं अरावली क्षेत्र में, इस सरकारी सर्वे में कहा गया है। लेकिन इसमें 1048 पहाड़ ऐसे हैं जो सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे हैं, बाकी सब 100 मीटर से नीचे हैं। अब सर्वे में और क्या कहा गया है? राजस्थान के 90 मीटर से ज्यादा पहाड़ 100 मीटर की ऊंचाई से कम है।
है, मतलब लगभग 91%। और इसी सर्वे में कहा गया है, इसी बात को ध्यान रखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक वैकल्पिक सुझाव में रखा था कि एफएसआई के प्रस्ताव में कि 30 मीटर या उससे अधिक वाले ऊंचे पहाड़ों पर खनन पर रोक लगानी चाहिए जिनकी ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो। इस सुझाव में 30 मीटर से ऊंचे वाले पहाड़ों को, अरावली पहाड़ों को पहाड़ की श्रेणी में करने की बात कही थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस सिफारिश और इस सीमा को बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया। फिलहाल अरावली को लेकर जो विवाद चल रहा है वो यही है। मतलब आप समझिए, सरकार का ही एक पार्ट कह रहा है कि 100 मीटर नहीं 20-30 मीटर होना चाहिए, और उसी को पर्यावरण केंद्रीय मंत्रालय कह रहा है नहीं ये 100 मीटर होना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं पहाड़ जो 100 मीटर, 3 मीटर में एक तल्ला घर तैयार हो जाता है, तो 100 मीटर कितना बड़ा होगा आप समझिएगा। उतने बड़े को ये पहाड़ 99 मीटर को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं उससे जो 100 से ऊपर होगा वही पहाड़ होगा। अब आप समझिए अरावली पर्वतमाला क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आप चाहें तो यहां से स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो मैंने सवाल किए हैं, जो जानकारी दी है, वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अरावली पर्वत को अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट रुके रहिएगा, मैं अरावली पर्वत के बारे में पूरा बता दूं। यह अरावली पर्वत लगभग 1500 से 2000, कुछ लोग 2500 भी कह रहे हैं, करोड़ वर्ष पुराना था। यह अरावली पर्वत तब से है दुनिया में जब न इस धरती पर पेड़ थे, न इस धरती पर जानवर थे, न इंसान थे। तब से यह अरावली पर्वत है। इंसानों के पहले सबूत इसी पर्वत पे देखे गए। भारतीय क्षेत्र में इंसानों के पहले सभ्यता, पहली चीजें यहीं से देखी गई। यही कारण है इसे धरती का जीवित विरासत कहा जाता है। सब कुछ इस दुनिया में यहीं से, इस क्षेत्र में यहीं से शुरू हुआ। जैसे हिमालय की ऊंचाई करोड़ों वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई थी, वैसे अरावली पर्वत भी बहुत ऊंचा था, लेकिन भू अपर्दन के कारण धीरे धीरे हवा, भूकंप, टकराव की वजह से ये छोटी होती गई पहाड़ियां। अरावली का जो फैलाव है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर का है। पहले ये इससे भी बड़ा हुआ करता था। अरावली कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि चट्टान, रिज, घाटियों, वन क्षेत्र का एक विशाल तंत्र है। अरावली भारतीय सिंधु घाटी की सभ्यता में पानी, खनिज, पत्थर अरावली से ही मिले। तांबा, जस्ता, संगमरमर सब अरावली से आता है। थार रेगिस्तान पश्चिम में है, अरावली उसे दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली खत्म हो जाएगा तो राजस्थान बन जाएगा दिल्ली। जो राजस्थान से रेत उड़ते हैं ना, जैसे रेत जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर कहीं राजस्थान है, कहीं मरुस्थल है, उसके बगल में अगर कोई जमीन है तो धीरे धीरे वो रेत आगे बढ़ते जाती है, कब्जा करते जाती है। तो समझिए अगर ये अरावली खत्म हो जाएगा तो दिल्ली जो है आज से 200-300 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद ही डेजर्ट बन जाएगा। वहां पर जो है वो रेगिस्तान बन जाएगा। अगर अरावली पर्वत को ठीक समझना है तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चले जाइएगा। राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वत के ही क्षेत्रों पे बना है। आप समझ रहे होंगे, हो सकता है आपको नई जानकारी मिल रही हो। जो इसका भूजल है, फैक्ट्री अरावली, जो फैक्ट्री कहते हैं इसको अरावली चट्टानों की, यहां पे पानी रोका जाता है। जब अरावली में इतनी दरार है, अरावली में इतने सिस्टम बने हुए हैं जो इको सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जब पानी बरसता है तो अरावली पे जब गिरता है तो चट्टानों के दर्रों से वो पानी नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। वहां पानी का स्टोरेज होता है और इसी पानी के स्टोरेज से दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में लोग पानी पीते हैं। सोचिए इसी अरावली को अगर खत्म कर दिया जाएगा, यहां कंक्रीट लगा दिया जाएगा, तो पानी जो है वो नालियों में बहेगा। उसके बाद जैसे गटर का पानी आपके बोरिंग में कभी आता है ना, वैसे ही आने लगेगा। अरावली धूल रोकता है, गर्म हवाओं को रोकता है। यही कारण है कि अरावली को कहते हैं कि यह दिल्ली का जो है अंबुजा सीमेंट है। समझिए, अंबुजा सीमेंट की दीवार बना रखी है। प्रचार नहीं कर रहा हूं, AQI लेवल को मैनेज कर रहा हूं। अगर आप ये थंबनेल देख के आए थे, यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और यहाँ पे पर्यावरण मंत्री साहब की फोटो है, तो मैंने इसलिए लगाई थी, आगे मैं आपको इसीलिए बता रहा था, इसीलिए रोक रहा था। इन दोनों लोगों से सवाल है। सबसे पहला पर्यावरण मंत्री से सवाल है। ये पर्यावरण मंत्री सवाल से यहां से ये वीडियो काट दीजिएगा, भेज दीजिएगा। इससे जेन्युइन सवाल आप पर्यावरण मंत्री से नहीं पूछ सकते हैं जो आप पूछ सकते हैं
अरावली को बचाने के लिए। अरावली हमारा भविष्य है और आपका भी भविष्य है। भविष्य में अगर आज हम नहीं बचा पाए तो आज से 10-20 सालों बाद, 50 सालों बाद हम देखेंगे और आपका बेटा जब आपसे पूछेगा कि उस समय क्या कर रहे थे पापा, तो कहना कि हम मुंह ताक रहे थे। और इसी में जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनसे सवाल मैंने किए हैं, वो सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। एफएसआई जो सरकार की ही संस्था है, कोई निजी और स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन एक सरकारी एजेंसी है। इसमें कहा गया है, इससे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 30 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले उन छोटे पहाड़ों पर खनन रोक लगाई जानी चाहिए जिनकी ढलान 4.47 डिग्री या उससे ज्यादा हो। इस सुझाव में 30 मीटर वाले ऊंचाई वाले अरावली पहाड़ों को भी श्रेणी में रखने को शामिल कर देना चाहिए। मतलब 30 मीटर ही रखना चाहिए, 30 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। और ये बात कह रहा है एफएसआई, 2024 की रिपोर्ट है और ये सरकार के अधीन ही संस्था है। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? आपके मंत्रालय ने यह सिफारिश क्यों नहीं मानी और इस ऊंचाई को 100 मीटर क्यों कर दिया? बस इसी बात का पर्यावरण मंत्री आप जवाब दे दीजिए, जनता संतुष्ट हो जाएगी कि जब आप ही के सरकार की, आप ही की एक संस्था ये कह रही है कि जो पहाड़ों की ऊंचाई है, जिस पे कटान, जिस पे माइनिंग 30 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 मीटर से ऊपर के सभी एरियो को सुरक्षित रखना चाहिए, तो आपका ही मंत्रालय उसे मानने से इनकार क्यों कर दे रहा है? यह सवाल जवाब दे दीजिए, पूरे देश की जनता जो है वो शांत हो जाएगी। दूसरा सवाल थोड़ा उचित नहीं है लेकिन पूछना जरूरी है लॉरेंस बिश्नोई साहब से। बिश्नोई भाई से सवाल इसलिए है क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो जेल के अंदर से याद आता है। पूरी दुनिया देखती है कि भारत में जेल सिस्टम कितना मजबूत है। जेल के अंदर से एक प्राइवेट चैनल का आदमी आपका इंटरव्यू कर लेता है, इससे आपकी मजबूती का पता चलता है। लेकिन आपको जेल के अंदर ही अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का पर्यावरण संरक्षण का अध्यक्ष बनाया जाता है। जीव रक्षा के नाम पर युवा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब आपको इतना बड़ा जीव प्रेमी माना जाता है कि देश के बहुत युवा आपको आइडियल मानते हैं कि एक हिरन एक आदमी ने मारा और उसके बाद से आप उसके पीछे लग गए और पूरे देश में हिरन सुरक्षित हो गए। समझ रहे हैं? कोर्ट से ज्यादा आप उसको परेशान किए। समझ रहे हैं इसी बात को? लेकिन इस मामले में आपका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जेल से कोई बयान नहीं आया है, ना ही जो आपके लोग हर यूट्यूबर को या हर व्यक्ति को जो मैसेज कर देते हैं उसके बाद टीवी में चलना रखता है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से फला व्यक्ति को दी गई धमकी। इस मामले में कोई मामला नहीं आया है साहब। इस मामले में इतने जानवर मर जाएंगे अगर पहाड़ टूट गया तो। इस मामले में कोई तो बात कह देते कि अगर ये होगा तो हम ये कर देंगे, पर्यावरण मंत्री साहब 2 मिनट में चुप हो जाते या जो अधिकारी लगे हुए चुप हो जाते। हम बड़ा मामला बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, आपका बयान आना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूं जो व्यक्ति निवेदन करने योग्य भी नहीं है क्योंकि वो इस व्यवस्था में है कि वो जेल में है, और जेल में किसी व्यक्ति से निवेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब किसी सरकार का पार्ट भी नहीं है। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी आपकी फैंस फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इतने लोग आपको मानते हैं, तो हो सकता है जीव रक्षा के नाम पर आपकी एक कही हुई बात उन लाखों लोगों को बचा दे। करना चाहिए आपको। आपके सब जो काम है वो जेल से ही हो जाते हैं, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या सरकार से जुड़ा मामला है इसलिए आप चुप हैं? आपको अपने कथित समर्थकों को जरूर कहना चाहिए कि इस विषय पर बोलें। अब इसके बाद मुझे धमकी मिलती है तो ये अलग बात है, लेकिन लॉरेंस भाई इस पे आपको काम करना चाहिए। अब जो लोग ये कहेंगे कि मैं लॉरेंस से अपील क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लॉरेंस ने हिरन वाले मामले पर एक आदमी को इतना परेशान किया कि सरकार ने उसको जेट सीढ़ी की सुरक्षा दे रखी है, वाई भी दी रखी होगी, लेकिन खूब गनर लेके वो आदमी घूमते रहते हैं। समझ ही रहे होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। लेकिन इस मामले पर अभी तक क्यों कोई बयान नहीं आया? राजस्थान में 80% तक पहाड़ है, 80% लोग प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान में बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बिश्नोई समाज के लोग खूब आ रहे हैं, लेकिन अगर इस पे आपका नाम नहीं आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और पर्यावरण मंत्री से इससे पहले जो मैं सवाल पूछा हूं वो भी आप काट के लगाइएगा और उससे भी सवाल यही पूछिएगा कि आपकी अगर एक सरकारी संस्था ये कह रही है कि मामला 30 मीटर तक ही निपट जाना चाहिए तो आप 100
100 मीटर तक क्यों ले गए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 100 मीटर तक क्यों ले गया, इसके पीछे कौन से लोग हैं, किसके कहने पे हो रहा है, क्या किसी बड़े उद्योगपति को या बड़े घराने को यह फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब सवाल आपसे पूछने पड़ेंगे, आपको खुद पूछने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला समय आपसे ही हिसाब मांगेगा। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब आपको करना है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।